आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में रिवीजन करेंगे पोटेंशियल्स का, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिवीजन कर लिया। रेडॉक्स पोटेंशियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बाद में ईसीएस के क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और ईसीएस का अरेंजमेंट कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कशन करें रेडॉक्स पोटेंशियल का। तो उससे पहले रिएक्शंस के आइडेंटिफिकेशन भी समझ लें। रेडॉक्स पोटेंशियल, इसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। रेडॉक्स विभव कहते हैं और एक सेल डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं कि रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है। किसी सेल में भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड रॉड के बिटवीन जो पोटेंशियल जनरेट होता है, इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में नाम देते हैं। इलेक्ट्रोड रॉड और इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में जाता है। सेल में 2 टाइप के रिएक्शंस हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के रूप में। जो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और ये है इलेक्ट्रोड, और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस जो पोटेंशियल क्रिएट होता है इस इलेक्ट्रोड रॉड और भरे हुए इस सॉल्यूशन के बिटवीन, इसी पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इनॉट पोटेंशियल के रूप में मेजर करते हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर है तो स्टैंडर्ड और रेडॉक्स पोटेंशियल के लिए आइडेंटिफाई करें 2 टाइप के रिएक्शंस का, जो कि सेल में होने वाले रिएक्शंस हैं, जिन्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ये है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन और इन्हें कहते हैं अपचयन। अपचयन तो इनका आइडेंटिफिकेशन समझिए कि कैसे हम इन्हें पहचानेंगे। जब मेन एलिमेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं देन ऐसे रिएक्शंस आइडेंटिफाई होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, लाइक एज Na, और ये Na+ आयन देता है 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट। Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके Mg का 2+ आयन बनाता है, और एल्यूमिनियम मेटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए Al3+ आयन का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं वे रिएक्शंस आइडेंटिफाई होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में। और सेकेंड टर्म में हमने डिफाइन करें तो ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें बेसिकली कैटायंस का फॉर्मेशन होता है, लाइक एज Na+, लाइक एज Mg2+, लाइक एज Al3+ एंड etc.
पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करने वाले रिएक्शंस भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में मिल सकते हैं। और अगर इसी तरह से हम थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करें इनके ऑक्सीडेशन इवैल्यूएशन से, तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह के ये रिएक्शंस हैं। बिकॉज फ्री एलिमेंट्स हैव देयर ऑक्सीडेशन वैल्यू 0 एंड द आयन हैव देयर ऑक्सीडेशन स्टेट देयर चार्ज। सो +1 सिंगल प्लस यूनिट का इंक्रीजमेंट होगा, Mg फ्री है 0 और 2 प्लस आयन के लिए ऑक्सीडेशन +2, सो इंक्रीज कर रही है। एल्यूमिनियम 0 और एयर का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, सो इंक्रीज कर रही है। सो ऑक्सीडेशन नंबर में भी इंक्रीज होता है। ये 3 टर्म्स ऐसे हैं जिनको लेकर के हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं। और इसी तरह से रिडक्शंस में जाएं, तो रिडक्शन रिएक्शंस में हैं जिनमें एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर हैं और ये एक्सेप्ट करके अपना फील्ड कंप्लीट करते हैं और स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। लाइक ऐसा O 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, सो O2- आयन का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है और ये N3- आयन का फॉर्मेशन है। तो वे रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं रिडक्शन। एंड इन सेकेंड टर्म आयन फॉर्मेशन में जाए, तो आयनिक केस है Cl- O2- और N3-। ये जो नेगेटिव आयंस हैं इनके फॉर्मेशन के रिएक्शन भी रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। फ्री एलिमेंट का 0 एंड यूनिट चार्ज का ऑक्सीडेशन 0 to -1 डिक्रीज करेगा, 0 to -2 डिक्रीजिंग है 2 यूनिट का, 0 to -3 3 यूनिट का डिक्रीजिंग है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेन एलिमेंट इज डिक्रीज्ड। ये आइडेंटिफिकेशन हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। अब ध्यान दें कि बच्चों सेल में जब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इससे जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण विभव। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर सेल एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो यही मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सेकेंड साइड इसे रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव, अपचयन विभव। और यही पोटेंशियल 25 डिग्री सेल्सियस पर या 298 केल्विन टेम्परेचर पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है, मानक अपचयन विभव कहलाता है। तो अगर इस सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन कंप्लीट हो रहे हों, देन इनके जो पोटेंशियल हैं वे E ऑफ ऑक्सी और E ऑफ रेड ऐसे व्यक्त किए जाएंगे, या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए E0 ऑफ ऑक्सी एंड E0 ऑफ रेड से व्यक्त किए जाएंगे। और कॉमनली इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का टोटल किया जाए तो उसे रेडॉक्स पोटेंशियल के रूप में लिखा जाता है। E0 ऑफ रेडॉक्स इक्वल्स टू E0 ऑफ रेड प्लस E0 ऑफ ऑक्स।
और किसी सेल का जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E ऑफ रेडॉक्स इक्वल्स टू E नॉट ऑफ रेड, E ऑफ रेड प्लस E ऑफ ऑक्स द्वारा लिखते हैं। तो अब ये 3 टाइप के पोटेंशियल हम लोगों ने 60 नोट्स में यहाँ पढ़े। सामान्य इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और थर्ड टाइप हुआ इसका रेडॉक्स पोटेंशियल। तो अब डिस्कस करते हैं ECS क्या है, इन पोटेंशियल पर बेस्ड है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट पर बेस्ड है, उनके इनर्ट पोटेंशियल पर रिलेटेड है, और फिर इससे रिलेटेड उनके कैरेक्टर्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसे रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और शॉर्टली से ECS लिखते हैं, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज को सक्रियता श्रेणी, सक्रियता डिपेंड है सेल में क्रिएटेड इनर्ट पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, और अरेंजमेंट है इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनर्ट पोटेंशियल। यानी जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो इससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और यही इसकी डेफिनेशन बन गई कि जब धात्विक तत्वों को उनके घटते अथवा बढ़ते मानक इलेक्ट्रोड विभवों, वो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिखे जाएं या रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे जाएं, उनके आधार पर अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अरेंजमेंट देखते हैं इनका एलिमेंट्स का। सो लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। बेसिक एलिमेंट्स हैं ECS के, इनको इस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और हाइड्रोजन के सापेक्ष कंपेयर बेस ज़्यादातर इसके जो क्वेश्चन हैं आज में इसको सॉल्व होते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन का जो इनर्ट पोटेंशियल है वो ECS में 0 होता है। इनर्ट पोटेंशियल चेक करें इन एलिमेंट्स के लिए, तो हाइड्रोजन के सापेक्ष ऊपर जाने पर ये इनर्ट पोटेंशियल नेगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक इनर्ट पोटेंशियल होती है। इनर्ट पोटेंशियल या इनर्ट का मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। और इसका क्रम घटता है, यह घटते क्रम में प्राप्त होती है। ये घटते क्रम में प्राप्त, जबकि जस्ट अपोजिट
हाइड्रोजन से नीचे जाने पर इन एलिमेंट्स की इनर्ट पोटेंशियल पॉजिटिव प्राप्त होते हैं। इनर्ट वैल्यूज आर पॉजिटिव। और ये बढ़ते क्रम में होता है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राप्त होता है। तो ये तो पोटेंशियल्स हो गए। और इसके बाद डिस्कस करें मेटल की एक्टिविटी का। सो लिथियम से लेकर के सोडियम तक के जो मेटल्स हैं वाटर रिएक्टेबल है, वाटर रिएक्टेबल, जल से क्रियाशील है, जल से क्रियाशील। और सोडियम मेटल, सोडियम धातु कोल्ड वाटर से भी रिएक्टेबल है। कोल्ड वाटर मीन्स ठंडे जल से क्रियाशील। एसिड रिएक्टिविटी का डिस्कस करें तो हाइड्रोजन से अपवर्ड जितने भी मेटल हैं ECS में वे एसिड रिएक्टेबल हैं। एसिड रिएक्टेबल मेटल्स। अम्लों से क्रियाशील धातु। एसिड रिएक्टेबल मेटल्स हैं और हाइड्रोजन से नीचे के जो मेटल्स हैं ये अम्लों से क्रियाशील नहीं है। एसिड रिएक्टेबल नहीं, ये धातुएं अम्लों से क्रियाशील नहीं है। और इन्हीं के आधार पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्शंस का। और जैसे एग्जांपल लेंगे रिएक्शन के लिए, सपोज दैट रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2। और सेकेंड रिएक्शन है Fe प्लस HCl gives out FeCl3 और प्लस H2। और बैलेंस करें इसे कुछ इस तरह से। एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज Cu प्लस H2SO4 gives out CuSO4 plus H2 and Ag plus HCl gives out AgCl plus H2। अगर ये इस तरह के रिएक्शंस हैं तो हम इनकी पॉसिबिलिटी जज कर सकते हैं कि दिस रिएक्शंस आर पॉसिबल आर नॉट पॉसिबल इन अ सेल। और वो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं इसी पॉइंट से। हम देखेंगे कि मेटल का जो प्लेस है वो ECS में हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे है। तो Zn और Fe, जिंक और आयरन, ये दोनों ऐसी धातु हैं जिनका प्लेस हाइड्रोजन से ऊपर है और इसलिए ये सभी एसिड से रिएक्टेबल हैं। तो रिएक्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों के दोनों रिएक्शन पॉसिबल हैं, संभव है। जबकि प्लेस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे है और नीचे स्थान रखने के कारण ये एसिड रिएक्टेबल नहीं है। जज कर सकते हैं यहाँ से कि ये वे रिएक्शंस हैं जो सेल में पॉसिबल नहीं है, यानी सेल अभिक्रिया नहीं देंगे। तो इस तरह के आप क्वेश्चन इस पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं। इजीली ECS में एलिमेंट्स का प्लेस देख सकते हैं और उसके आधार पर इनको चेक कर सकते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी की बात करें, इनकी क्रियाशीलता का डिस्कशन करें। तो जैसे जैसे इनर्ट पोटेंशियल एलिमेंट्स के
माइनस पर डिक्रीज होते हैं वैसे ही इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो एक जनरल सा एग्जांपल लें तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के सापेक्ष ऊपर चलने पर लिथियम का जो इनर्ट पोटेंशियल है वो नेगेटिव वे पर सबसे कम होता है और इसलिए इस ECS में लिथियम की एक्टिविटी मोर देन हायर, यानी सक्रिय धातु के रूप में ये उपस्थित है। तो एक पॉइंट यहाँ से डिस्कस होता है, ECS में वे धातुएं, वे मेटल्स जिनका इनर्ट मान ऋणात्मक रूप में जितना कम होगा उसकी सक्रियता उतनी अधिक होगी, उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी, मोर देन एक्टिव एलिमेंट्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जाए। और जबकि ECS में नीचे जाने पर इनर्ट पोटेंशियल अगर पॉजिटिव हो जाता है तो जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी, यानी सक्रियता धीरे धीरे करके घटती चली जाएगी। तो अगर कभी अननोन क्वेश्चंस दिए हों, 2, 3, 4 या इससे अधिक मेटल्स दिए हों और उनमें से हमें ये जज करना हो कि किसकी एक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी कम है, तो एट लास्ट हम उनको अरेंज करेंगे उनके इनर्ट पोटेंशियल्स देख करके। और जब इनर्ट पोटेंशियल्स में अरेंज करेंगे तो हाइड्रोजन मिड ले लेंगे बिकॉज उसका इनर्ट पोटेंशियल 0 होता है और उसके सापेक्ष ऊपर लिखने पर माइनस के वैल्यूज मिलेंगे इनर्ट के, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। और नीचे के एलिमेंट्स पॉजिटिव इनर्ट पोटेंशियल से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो अब जब क्वेश्चन क्रिएट करता है कि राइट देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप इस सीक्वेंस में इन मेटल्स को बहुत सरलता से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या इनकी सक्रियता का घटता क्रम दिख रहा है और क्या सक्रियता का बढ़ता क्रम दिख रहा है। और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आप पिछले क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। कार्ड बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के भी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अभी आइए कुछ 2 एग्जांपल्स लेते हैं इसके और ECS में देखते हैं क्या काज होगा, क्या रीज़न बनेगा जिसके कारण ऐसा कंडीशन अप्लाई होता है। तो डिस्कशन करते हैं इस काज बेस्ड क्वेश्चन का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है जबकि प्लेटिनम नहीं करता है, ऐसा क्या रीज़न है? तो आप सेल एग्जांपल ले सकते हैं, ECS जनरेट कर सकते हैं और उसके आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं। ECS ड्रॉ करें पहले तो गिवन एलिमेंट्स के लिए। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर का प्लेस हाइड्रोजन से जस्ट नीचे होता है और प्लेटिनम का प्लेस कॉपर से भी नीचे होता है, जबकि आयरन का प्लेस हाइड्रोजन से ऊपर है। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स कितने भी आ रहे हैं उनके आधार पर इनकी जो ECS है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब सेल एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रोड रॉड लगाई है आयरन की, Fe की, और सेकेंड सेल में इलेक्ट्रोड रॉड लगाई है प्लेटिनम की। और भरे हुए सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया है। जब इस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल जनरेट होते हैं जिससे सेल रिएक्शन कंप्लीट होती है। एनोड और कैथोड पर होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनके कंप्लीट होने पर सेल पोटेंशियल जनरेट होती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। और इस आधार पर देखते हैं कि सेल में क्या रिएक्शन जाएगी। ये इलेक्ट्रोड Fe का है
और जबकि ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का है, Pt का है। और इन दोनों ही सेलों में जो लिया गया सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है, CuSO4 का। हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस से CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस से Cu++ और SO4- आयन जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन। अब सेल में जब रिएक्टिविटी का आज इस क्वेश्चन में ऐसे देखते हैं तो एक कॉमन पॉइंट या कॉमन कैरेक्टर है एलिमेंट का कि इसीएस में कोई भी ऊपर की धातु अपने से नीचे वाली मेटल की साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करके उस मेटल को फ्री करती है या सब्सट्रैक्टेड करती है। यानी ऊपर की धातुएं अपने से नीचे वाली धातु के लवण विलयन से क्रिया करके धातुएं मुक्त करती है। लेकिन नीचे के मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल्स के साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करके मेटल को फ्री नहीं करते। तो अगर ये सीक्वेंस हम माइंड सेट करें इसका आंसर देने के लिए, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके क्रिएट होंगे वो उनका सब का आंसर इस पॉइंट से आप दे सकते हैं। और सिक्वेंसली आप अपने आंसर में इस पॉइंट को या इस ECS के कैरेक्टरिस्टिक्स को सम्मिलित कर सकते हैं ताकि आपका आंसर करेक्ट हो जाए। और आंसर था ECS में वे धातुएं जो ऊपर हैं वे अपने से नीचे वाली मेटल के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं, और जबकि लोवेस्ट मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो कॉपर का प्लेस और इसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है बिकॉज साल्ट सॉल्यूशन CuSO4। हम देखते हैं कि प्लेटिनम का प्लेस लोवेस्ट है, तो प्लेटिनम की एक्टिविटी इसके साथ नहीं है, इसलिए रिएक्टिविटी नहीं करेगा। और हाइड्रोजन का प्लेस ऊपर है और ऊपर के मेटल लोवेस्ट मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेल में रिएक्शन पॉसिबल है। पहली सेल में अभिक्रिया संभव है और दूसरे सेल में अभिक्रिया संभव नहीं है। और इसके अगर रिएक्शन बनाए जाएं तो रिएक्शन होंगे Fe plus CuSO4 gives out FeSO4 और प्लस Cu। ये कॉपर धातु यहाँ से निक्षेपित होगी। जबकि सेकेंड सेल में Pt प्लस CuSO4 और ये सेल कोई रिएक्शन नहीं देगा, सो नो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। और उसका मैंने रीज़न आपको दे दिया, उसका कारण बता दिया कि ECS में ऐसा क्यों ये धातुएं करती हैं और किस प्रकार से ये अपना सेल पोटेंशियल जनरेट करती हैं और क्यों दूसरे सेल में ये पोटेंशियल नहीं जनरेट। तो बच्चों इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का ECS वाला जो टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी से कई तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं और उनमें एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन ज़्यादातर हमने देखा एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जिसमें से E0 पोटेंशियल अरेंज करने होते हैं और उसके बाद उसी में से आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर पूछ देता है, यानी प्रबलतम ऑक्सीकारक क्या होते हैं और प्रबलतम अपचायक क्या होते हैं। उनको हम सेलेक्ट करते हैं उन गिवन पोटेंशियल से, वो चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरल दिए हों और चाहे वो स्टैंडर्ड दिए हों, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हों या सामान्य इलेक्ट्रोड विभव दिए हों। तो उनके आधार पर हम उनका सेलेक्ट करके बता पाते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसर क्या है। एक्टिविटी ऑर्डर मैंने बताया ही आपको यहाँ कि सक्रियता से संबंधित क्वेश्चन आपके मिलते हैं और सक्रियता ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल से सब पॉइंट कि आप जब अरेंज करें एलिमेंट्स को ECS में तो उनके E0 पोटेंशियल जो माइनस में हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। जो सबसे लोवेस्ट इवेल्युएशन होगी एलिमेंट की पोटेंशियल से रिलेटेड वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे एक्टिव एलिमेंट के रूप में आइडेंटिफाई होगा। तो सीरीज तो देते ही हैं और साथ में कभी कभी उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं, यानी उस धातु की पहचान कीजिए जो सबसे अधिक सक्रिय है और उस धातु की पहचान कीजिए जो सबसे कम सक्रिय है। तो आप जब ECS अरेंज कर लेंगे तो सरलता से उनको आप घटता क्रम और बढ़ता क्रम भी बना लेंगे और साथ ही साथ ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे
कि इसमें से कौन सी धातु सबसे सक्रिय है और कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है। तो ये जितने भी ECS के बच्चों पॉइंट्स लिए हमने, इनको लर्न कीजिए। इनसे क्वेश्चन तो सॉल्व होते ही हैं और साथ में आप ECS के फीचर्स भी दे सकते हैं, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। जब इस तरह के क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं आप, तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कशन किए हैं इस रिवीजन क्लास में, वे सब आप विशेषताओं में या विशिष्ट लक्षणों में एक्सप्लेन कर सकते हैं।